3 पॉइंट्स हैं 1-4। एक और बेटा शिकायत मिल रही है, कल 4-5 बच्चे ऐसे थे, गुनगुन, प्रतिभा, राहुल, मानसी और एक बच्चा होता, रिकॉर्ड है मेरे पास, हर क्लास के स्क्रीनशॉट्स होते हैं। अब वो स्क्रीनशॉट शुरू में लें, बीच में लें या लास्ट में लें, मतलब देखो तुम्हारे ऊपर कितनी इंक्वायरी रखनी पड़ रही है। और अगर मेहनत करके कामयाब हो गए तो काम तुम्हारे आएगा, हमारे कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें कामयाब करने के लिए, कामयाब इंसान बनाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स पीछे लगे हुए हैं, टीचर्स पीछे लगे हुए हैं, मैनेजमेंट पीछे लगी हुई है, और अल्टीमेटली कामयाब आप लोग होंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा। ये सारे लोग, टीचर, पेरेंट्स, मैनेजमेंट, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कामयाब होना या ना होना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पेरेंट्स ने बहुत बड़ी ऐसा मटेरियल ला कर दे दिया, और हम लोगों ने मान लो बहुत बड़ी ऐसा स्वादिष्ट सा खाना तैयार कर दिया। अब वो तो खाना और उसको डाइजेस्ट करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अगर ज़बरदस्ती खिला भी दिया तो वैसे बाहर डालो उसको फिर। तो बार बार ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, जब तक आप लोग नहीं चाहोगे तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कड़वा सच है, जितनी जल्दी पहचान लोगे उतना बढ़िया है। कि पहली क्लास के अंदर 28, 30, 32 बच्चे हैं, दूसरे में 25, 26 रह गए। इसका मतलब क्या है? वो तो औपचारिकता कर रहे हैं, फिर क्लास में आने की औपचारिकता कर रहे हैं। मत आए क्लास के अंदर, फिर नहीं आना तो क्या करें फिर? बेटा अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमारे आप लोगों की क्लास ज्वाइन करने से हमें कोई बेनिफिट हो जाएगा या पेरेंट्स को कोई बेनिफिट हो जाएगा, पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे हो तो बाद की बात है, पहले कामयाब तो हो, कुछ करने लायक तो हो, उसके बाद ये तो करेंगे पेरेंट्स के लिए। तो इन चीज़ों के ऊपर बार बार 2, 4, 5 मिनट खराब करने की ज़रूरत ना पड़े। ये डेली का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। आपको बुला के क्लास में ना बुलाना पड़े कि भाई पहले आप सभी के पास, जो बच्चे नहीं उनके पास फ़ोन करो। अब जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ना चाह रहे हो उन्हें कौन सा पाप कर दिया कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है बिना मतलब का। जो नहीं काम करना चाह रहे हैं उनके पास रोज़ाना फ़ोन करें कि भाई क्लास स्टार्ट होगी, क्लास ज्वाइन करो। जो बच्चा ईमानदारी से काम करना चाह रहा है उसने, उसका इसमें दोष क्या है फिर कि वो सफ़र कर रहा है? तो एक बार 2 बार कोशिश होगी, हर बार उन बच्चों के पीछे नहीं रहेंगे कि भाई ठीक है आओ क्लास में, आओ, आपके बगैर काम नहीं चल रहा क्लास में। कामयाब वही बच्चा होगा जिसके प्रयासों में ईमानदारी होगी, जिसकी नीयत में खोट है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सीधा सा स्पष्ट आंसर है। पढ़ाया, बार बार इंटीमेट किया, जो पढ़ाया उसकी वीडियो भेजी। अब अगर बच्चा काम नहीं करना चाह रहा तो और इससे ज़्यादा क्या करेगा? क्या टीचर करेगा, क्या स्कूल करेगा, क्या मैनेजमेंट करेगी, क्या प्रिंसिपल करेगा? ये बातें 8-7 दिन में इसलिए बतानी पड़ती हैं। आप लोग ईमानदारी से काम करें, ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। 2, 4, 5 मिनट जो हमारे वेस्ट होते हैं, हम अपना सीधा जो काम उसके ऊपर फोकस करें। और जितना इधर उधर की बातों में ज़्यादा बिजी हो गए उतना ही जो असली काम उससे दूर हट जाएंगे। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, अब यहाँ जो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन सारे डिस्कस नहीं हो पाएंगे। बीच में कुछ कर दिए, कुछ छोड़ दिए, फिर वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये 8-9 एक्सरसाइज नहीं है, इसके बाद कंपटीशन वाला पार्ट अलग है, टोटली डिफरेंट इन चीज़ों से। कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम उसके ऊपर भी लगेगा कंपटीशन वाइज। 3 पॉइंट्स दिए हुए, 1, 4, 3, -2, P -5, 1, 4, 3, -2, और उसके बाद हमारे पास है P -5, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का एक और मेथड आ गया हमारे पास। क्या होगा? अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, मैं मेथड यूज कर चुका हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्शन फॉर्मूला, स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब आ गया नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। प्रूव नहीं करना इन पॉइंट्स को कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए, P निकालना है। जिस पॉइंट में P अपीयर नहीं हो रहा
उसको छोड़कर जो दो पॉइंट्स हैं उनसे जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, जो लाइन ए और बी से पास हो रही है उसकी इक्वेशन y माइनस 4 स्लोप -2 - 4 -6 3 - 1 2 इनटू में x माइनस 1 y माइनस y1, ये x1 y1 है तो y माइनस 4 स्लोप -2 - 4 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऊपर -6 नीचे 2 - 3 बच गया y माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 3x लेफ्ट में आ गया 3x प्लस y इक्वल टू 7। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर है, सेटिस्फाई करेगा इसको। एज पॉइंट C P-5 लाइज ऑन 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह रख दो P 3P, y की जगह -5 इक्वल टू 7, 3P इक्वल टू 12 आ गया, P इक्वल टू 4 आ गया। बात करो अगर यहाँ P की बजाय कह देता कि 4, प्रूव करो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जो आपको सबसे शॉर्ट और सबसे आसान लगे वो अप्लाई कर देना, अगर मेथड लिखा हुआ नहीं है तो। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, यूजिंग स्लोप कॉन्सेप्ट, तो उसी से निकालना पड़ेगा। और केवल इतना कह रहा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव आपकी मर्जी है। जो 5 मेथड है उनमें से जो आपको आसान लगे, जो अच्छी तरह आता हो वो अप्लाई करना है। इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशन निकालनी है। ट्रायंगल ABC है, जो वर्टेक्स ए दिया हुआ 2 1, B -2 3 और वर्टेक्स C 4 5। कैसे निकालूं? इस साइड AB के पासिंग पॉइंट A और B हो गए। लाइन की इक्वेशन का मतलब कभी भी लिमिटेड सेगमेंट नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, अनलिमिटेड। तो इस लाइन AB की इक्वेशन, जो ट्रायंगल की ये वाली साइड है, इसकी इक्वेशन आएगी इन दोनों पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्मूला। साइड BC की इक्वेशन आएगी इन दोनों पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्मूला, और साइड AC की इक्वेशन आएगी इन दोनों पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्मूला। तीनों साइड्स की इक्वेशन निकाल दें, ठीक है। तीनों साइड्स की इक्वेशन निकाल देंगे। बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सुने, ठीक है। मेरी तरफ से तो वॉल्यूम इसके अंदर पूरा है। हो सकता है मैं इधर आते इसमें थोड़ा सा फ़ोन से दूर हो जाता हूँ। कल से कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम ना आए। आज एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है, जो आज से पहले होता है। पहले जो क्लासेस लेते हैं उस समय उसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कुछ अच्छे के लिए, लेकिन अब उसको चेंज करूँगा तो या तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, बीच में क्लास डिस्कनेक्ट या कुछ भी। तो आज थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुन लें। 21 हमारे पास है वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR है, उसके वर्टिसेस गिवन है। मैं हिंट दे रहा हूं, PQR तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1 -2 3 4 5, 2 1 -2 3 और 4 5। क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। वर्टेक्स R से जो मीडियन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब आपको ये पता हो कि मीडियन होती क्या है। एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, वो मीडियन होती है। 3 मीडियंस हैं यहाँ पर, 3। एक तो जो मीडियन P से पास होगी, P को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा, Q को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा, और R को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। तो हमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R।
तो आर को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अपोजिट साइड का मिड पॉइंट मैंने एस ले लिया, कोऑर्डिनेट एस के, x1 प्लस x2 बाई 2 0, 1 प्लस 3 4 बाई 2। इसका मतलब मुझे R और S से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट फॉर्म, एक पासिंग पॉइंट 45 और दूसरा पासिंग पॉइंट 0। एक पासिंग पॉइंट 45 है और दूसरा जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 0 और 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें, आपके पास लाइन की इक्वेशन। बेटा तीनों मीडियंस की इक्वेशन भी निकलवा सकता है। तो आपको ये समझना है कि मीडियन की इक्वेशन निकालने का मतलब है एक वर्टेक्स तो दे ही रखे है, बाकी दो वर्टेसिस की हेल्प से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट निकाल दो, अपने आप लाइन के दो पासिंग पॉइंट हो गए और उनसे जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकल जाएगी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope is 3/2 and which passes through P. What is P? Where P divides the line segment joining A and B in the ratio 2:1. भाई एक लाइन की इक्वेशन निकलवा रहा है जिसका स्लोप 3/2 है, 50% इंफॉर्मेशन गिवन है, स्लोप 3/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्री बाई टू। अब आप ये देखो कि पासिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और ये कह रहा है कि एक पॉइंट P से पास हो रही है लाइन एंड पासिस थ्रू P। अब इस P का इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज दिस P? P ऐसा पॉइंट है जो सेगमेंट AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स वेयर? P डिवाइड्स पॉइंट A कोऑर्डिनेट -2 6, पॉइंट B कोऑर्डिनेट 3 4 इन द रेशियो 2:1। अब यहां पर दो पॉइंट हो सकते हैं P। एक तो वो पॉइंट होगा जो इस AB को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ नहीं दे रखा, तो मुझे दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी पड़ेगी। और एक वो पॉइंट होगा जो इस AB को एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड करेगा। एक तो वो पॉइंट P जो इंटरनली AB को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और दूसरा वो P जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो अब तक जो पीछे मैंने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, उसकी हेल्प से पॉइंट P निकलेगा। पॉइंट A कोऑर्डिनेट है -2 6, पॉइंट B कोऑर्डिनेट है 3 4। पॉइंट जो P है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2 को इससे दूर जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 1 को -2 से अपॉन में 2 + 1, इंटरनल डिवीजन है। 2 को -4 से -8, 1 को 6 से +6 अपॉन 3। ये तो वो पॉइंट P है जो क्या कह रहे हो बेटा? इसके अंदर देखो ये एक आध भाई देखो, एक दो के साथ अगर प्रॉब्लम है तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकती है, ये मेरे हाथ की बात नहीं है स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज करना। पीछे से नेटवर्क की स्ट्रेंथ है, फ्लक्चुएट हो सकता है, करें। सभी के साथ प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ से है, एक आध के साथ प्रॉब्लम है तो आप लोगों की तरफ से। तो उसमें इतना नहीं होगा कि भाई मतलब जैसे 1 2 5 सेकंड के लिए वीडियो अगर ब्लर कर रहे हैं तो कुछ भी आपको समझ में ना आए। मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो वीडियो भी और आवाज़ दोनों में प्रॉब्लम आएगी। वीडियो भी ब्लर करेगी और आवाज़ में भी। तो अपना थोड़ा सा इसके अंदर आपके पास भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। एक पॉइंट तो P ये हो गया।
4/3 और -2/3, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं दूसरा केस में डिस्कस कर रहा हूँ। जब ये पॉइंट P इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, बीच में जो प्लस साइन आया हुआ है ना, उसको माइनस लेना आपको। 2 मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 6, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, और वो घटाना है -2, माइनस में -2 +2 अपॉन में 2 - 1 1, और दूसरी तरफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से -8, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से -6, घटाएंगे तो 2 - 1 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी इस पॉइंट P की हो सकती है 8 और -14। एक तो ये पॉइंट P होगा, एक ये पॉइंट P है। ये पॉइंट P सेगमेंट AB को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट P सेगमेंट AB को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक बार लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, एक बार लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और दोनों केसेस में जो स्लोप है वो हमें कितना लेना है, 3/2 ही लेना है। स्लोप 3/2 ही रहेगा, लेकिन पासिंग पॉइंट चेंज हो गया, एक बार ये और एक बार। पॉइंट्स A and B have coordinates this and this. Equation of right bisector of segment AB. right bisector A और B दो पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 3 2, पॉइंट B 7 6। राइट बाइसेक्टर का मतलब जो इसको बाइसेक्ट करे, राइट का मतलब जो इसके परपेंडिकुलर हो। केवल जो बाइसेक्टर वो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली बहुत सी लाइंस हो सकती है, बहुत सी, लेकिन बाइसेक्टर भी हो और राइट भी। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो इस AB के मिड पॉइंट से पास हो रही है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज राइट बाइसेक्टर passes through मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB का मिड पॉइंट क्या है, 3 + 7/2 5, 6 + 2/2 4, ये तो आ गया पासिंग पॉइंट। राइट बाइसेक्टर का ये पासिंग पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू AB। जो राइट बाइसेक्टर है वो AB के परपेंडिकुलर है। पासिंग पॉइंट मिल गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और चाहिए, इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। एक का स्लोप दिया हुआ है नेगेटिव रेसिप्रोकल, दूसरे का स्लोप हो जाएगा। स्लोप ऑफ AB y2 - y1 6 - 2 4, 7 - 3 4 1 है। स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर है उसका स्लोप आ गया -1। पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन निकल जाएगी। उसके बाद क्या करें सेकंड पार्ट में कि P की वैल्यू निकालो, ताकि जो पॉइंट -2 और P है ना, -2P पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। 24 गिवन द वर्टिसेस A, B एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC। तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A, एल्टीट्यूड थ्रू B, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AB। साइड AB का राइट बाइसेक्टर निकाल लोगे, जैसे मैंने ये निकाला है। मीडियन एक पहले क्वेश्चन में निकाली थी। अब मैं बात कर रहा हूँ एल्टीट्यूड की इक्वेशन और निकाल रहे हैं। एल्टीट्यूड बेटा, इनमें डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो हर बच्चे को कि मीडियन क्या होती है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है।
ट्राइंगल ए बी सी है, पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स हैं tan 4, पॉइंट बी -4 9 एंड पॉइंट सी -2 -1। ट्राइंगल दी हुई है ABC, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट tan 4, बी हमारे पास है -4 9 और -2 और -1। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है मीडियन थ्रू ए से पास होने वाली मीडियन, ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे। मिड पॉइंट कैसे आएगा? -4 -2। बी हमारे पास मिड पॉइंट है BC का, -3 और 4, यानी कि जो मीडियन है फर्स्ट पार्ट, उसमें लाइन ए और डी से पास हो रही है। 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AB, साइड AB का राइट बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से पास होता है। AB के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट निकाल देना, AB का स्लोप निकालना, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल इस राइट बाइसेक्टर का स्लोप। लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है एल्टीट्यूड थ्रू बी, एल्टीट्यूड थ्रू बी मतलब वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करके है। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही चीज है। साइड के मिड पॉइंट से पास होगा, अपोजिट वर्टेक्स से पास हो कोई जरूरी नहीं है। मीडियन वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, लेकिन AD इस BC के परपेंडिकुलर हो कोई जरूरी नहीं है। एल्टीट्यूड बेटा, एल्टीट्यूड वर्टेक्स से ड्रा होता है। एल्टीट्यूड एक वर्टेक्स से ड्रा होगा। तो अगर BC का एल्टीट्यूड मतलब एल्टीट्यूड के लिए आपको पॉइंट चाहिए, वर्टेक्स चाहिए जहां से परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। तो BC के ऊपर अगर आप एल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हो तो वर्टेक्स A से इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कोई जरूरी नहीं हो D पर आए, कोई जरूरी नहीं है। और राइट बाइसेक्टर है, इसके मिड पॉइंट से पास होगा, इस BC के परपेंडिकुलर होगा। एल्टीट्यूड भी A से अगर एल्टीट्यूड ड्रा होगा वो भी BC के परपेंडिकुलर है। BC का जो राइट बाइसेक्टर है वो भी BC के परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों सेम हो कोई जरूरी नहीं है। दोनों सेम कब होंगे? जब ये दोनों साइड्स इक्वल है। AB और AC अगर आपस में इक्वल हैं, ट्राइंगल आइसोस्केल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मीडियन, एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर सेम लाइंस होती हैं। वही लाइन एल्टीट्यूड है, वही लाइन राइट बाइसेक्टर है और वही लाइन मीडियन है। लेकिन स्केलियन ट्राइंगल के अंदर ये टोटली डिफरेंट मिलेगी। एक ही ट्राइंगल में मीडियन आपने ड्रा की, उस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला और अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तीनों डिफरेंट इन केस ऑफ स्केलियन ट्राइंगल, स्केलियन जो ट्राइंगल उसमें। लेकिन इक्विलेटरल के अंदर ये चीजें सेम होती है, तो इनका डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट सा हो हर बच्चे को। मीडियन का मतलब है वर्टेक्स और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। राइट बाइसेक्टर का मतलब है साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और इस साइड के परपेंडिकुलर भी है। और एल्टीट्यूड का मतलब है वर्टेक्स A से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये तीनों का डिफरेंस। अब एल्टीट्यूड थ्रू B का मतलब है मैं इस B से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। ये परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट से तो पास नहीं हो रहा, राइट बाइसेक्टर तो मैं इसको नहीं कह सकता। अब फिर वही बात आ गई, तो इक्वेशन कैसे निकले? फिर पासिंग पॉइंट है ही मेरे पास, एल्टीट्यूड B से तो पास हो ही रहा है, स्लोप और चाहिए। स्लोप कैसे निकालूं? क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड BE है वो इस AC के परपेंडिकुलर है।
तो AC का स्लोप निकाल लेंगे। क्रैम नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, क्रैम नहीं करना है, रट्टे नहीं मारने हैं, समझे चीज़ों को कि मीडियन के केस में क्या करना है, राइट बाइसेक्टर के केस में क्या करना है, और एल्टीट्यूड के केस में पासिंग पॉइंट होता है वर्टेक्स और अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर। राइट बाइसेक्टर में पासिंग पॉइंट होता है साइड का मिड पॉइंट और उसी साइड के परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ AC 4 minus minus 1 5, 10 minus minus 2 12. Therefore slope of altitude B minus 12 upon 5, minus 12 upon 5, और एल्टीट्यूड पास कहाँ से हो रहा है, पॉइंट बी से, कोऑर्डिनेट क्या है -4। इक्वेशन ऑफ altitude drawn through vertex B, from vertex B, y minus 9, y minus y1, slope है -12/5, x minus -4, x plus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x और y वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, देखो अलग अलग है। अब मान लो आपको तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं और आपसे कहे ऑर्थो सेंटर निकालो, ऑर्थो सेंटर, तो मैंने एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन तो निकाल दी, एक की इक्वेशन और निकाल दो। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये मिड पॉइंट था साइड में। AD जो एल्टीट्यूड है इसकी इक्वेशन और निकाल लो, BC का स्लोप, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल AD का स्लोप, इन दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सफिशिएंट है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होंगे, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होंगे, श्योर है। तो जो दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट से तीसरा एल्टीट्यूड भी पास होगा, ऑर्थो सेंटर निकल गए। अगर वर्टिसेस दिए हुए तो क्या करे हो, चाहे कोई सी भी ट्रायंगल हो, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जहां 90 डिग्री का एंगल है वो वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होता है, वो शॉर्ट ट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो सरकमसेंटर और हाइपोटेन्यूज वहां पर डायमीटर, ये दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट ट्रिक। तो जब एग्जाम में आपके विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले चेक करें कि कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर, और जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो आपके पास होगा डायमीटर, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है उसका डायमीटर। और बोलो क्या पूछ रहे थे, बस कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहां से एंगल जो ए है उसका बाइसेक्टर निकालना है, दो एंगल्स के बाइसेक्टर निकाल दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर हो जाएगा। तो इन सेंटर निकालने के लिए अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो अपोजिट साइड की लेंथ निकालें, फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। दूसरा मेथड इन सेंटर निकालने का, दो जो एंगल बाइसेक्टर हैं उनकी इक्वेशन निकालें, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास इन सेंटर हो जाएगा।
ट्रायंगल आपको दी हुई है ए बी सी, वर्टेक्स ए -2 4, जो वर्टेक्स ए हमारे पास है -2 4, वर्टेक्स बी दिया हुआ है 5 5 और वर्टेक्स सी दिया हुआ है 4 -2। इसमें ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जा रही है इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ए डी, ना तो डी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो होगा, ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो सारे पॉइंट एक जगह होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, सब एक जगह होते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगल स्केलिन है तो जर्नल तो हम ऐसी ट्रायंगल की बात करेंगे, हमें क्या पता कैसी ट्रायंगल है। डी को ना तो मैं मिड पॉइंट कह सकता, ए डी को मैं ना बीसी के परपेंडिकुलर कह सकता। मैंने तो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रा की है, ये अपोजिट साइड को पॉइंट डी पर कट कर रही है। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट जब तक नहीं निकलेंगे तब तक मैं इस ए डी की इक्वेशन नहीं निकाल सकता। अब यहाँ 10th में ज्योमेट्री का एक रिजल्ट यूज होगा। ये वाला जो पॉइंट डी है ना, वो इस साइड बी सी को डिवाइड करेगा बी डी अपॉन डी सी। किसी भी ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो एंगल को बढ़ने वाली साइड्स का है। इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों साइड्स आपको निकालनी पड़ेगी। ए बी 5 माइनस माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49, 5 माइनस 1 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट 50 आपके पास आ गया ए बी। ए सी 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस 2 36, माइनस 6 36 और 36 रूट 72। ऊपर आ गया 5 रूट 2, नीचे आ गया 6 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। 36 गुणा 2 72, 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 गुणा 2 50, 5/6 आ गया। यानी कि जो पॉइंट डी है वो इस साइड बी सी को 5:6 में डिवाइड करना है। अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ जाएगी। 5 × 4 20, 6 × 5 30 अपॉन में 11, 5 × -2 -10, 6 × 5 30 अपॉन 11। पासिंग पॉइंट हुआ इस इंटरनल बाइसेक्टर का पासिंग पॉइंट 50/11 और 20/11, 50/11 और 20/11। अब 2 पॉइंट फॉर्म से आप इस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। इसी तरीके से इस एंगल का बाइसेक्टर निकाल देना, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी इसके अंदर जो यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसमें विद एग्जाम्पल बेटा विद एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। 23-24 क्वेश्चन है, लेकिन 1-1 2-2 मिनट के मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का टाइम लगना है। अगर कॉन्सेप्ट्स ये डेफिनेशन फिर याद रखनी है हमेशा, आज नहीं कि आज एक्सरसाइज निकाल ली तो आज तो मीडियन का पता है मेरे को, आज राइट बाइसेक्टर का भी पता है और आज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पता है, लेकिन 4 दिन के बाद ये नहीं पता कि मीडियन कैसे निकली थी, राइट बाइसेक्टर क्या था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, और जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो क्या है। ये चीज़ें परमानेंट याद रखने की है। अब परमानेंट याद कैसे रहेंगे, बार बार इनको, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को 10 दिन याद रख लेगा, कोई 20 दिन याद रख लेगा, कोई 1 महीना भी याद रख लेगा, लेकिन ह्यूमन नेचर कि वो दिमाग से निकलेगी ज़रूर। परमानेंट कैसे रह सकती है, जब उन चीज़ों का बार बार रिवाइज करोगे, और कोई अल्टरनेट नहीं है।
बार बार रिवाइज करें, चीज़ें अपने आप याद रहने लग जाएंगी। काउंटिंग नहीं बोले हमने तो LKG UKG फर्स्ट में सीखी थी, अब तक नहीं बोल रहे उन चीज़ों को। क्यों नहीं बोले? बार बार वो चीज़ें रिपीट हुई, रिवाइज हुई। तो वही चीज़ यहाँ पर है। हर बच्चे को ये पता है कि इस क्वेश्चन में अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं हुआ, यहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे को नहीं पता, तो मैं ये क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये मेरे लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मुझे इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जो एक जैसे क्वेश्चन उनको स्किप करो, छोड़ दो। हाँ, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन है वो जरूर 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगे, याद रह जाएंगे, बस याद रह जाएंगे। उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ जब तक समझोगे नहीं, 10th ऑनवर्ड्स, 10th तक आपका काम चल गया। लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम 400-500, टोटल मैथ में 400-500 क्वेश्चन, 2-3-4-5 बार रिवीजन हो गया। यहाँ तो सिलेबस इतना लंबा छोड़ा है, एक एक यूनिट में 400-500 क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के। 10th से चीज़ों को बिल्कुल भी कंपेयर मत करना कि 10th में मैं यहाँ था तो मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। जिस बच्चे ने मेहनत करने की ठान ली ऊपर चला जाएगा। कोई मायने नहीं रखता 10th का रिजल्ट कि मेरे 10th के अंदर इतने मार्क्स थे सर, मैं तो इससे ऊपर आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता है। हाँ, जिसने लापरवाही शुरू कर दी वो नीचे भी जा सकता है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और मेहनत करोगे, मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाएगी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी पूंजी है जिसको कोई बांट नहीं पाएगा, जीवन भर आपके पास रहेगी, आपके काम आएगी। सब कुछ बढ़ जाएगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो बातें बताई जाएं आप लोगों के बेनिफिट के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, स्वर्णिम फ्यूचर के लिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, पेरेंट्स हमें बोलते हैं, बार बार टीचर्स बोलते हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है, हमारे फ़ायदे के लिए है। ठीक है, हम आगे से ऐसा काम करेंगे कि ना तो टीचर हमें बोलेगा कि सर बेटा आप काम नहीं कर रहे, ना पेरेंट्स हमें कुछ कहेंगे। टीचर को दिखाई देगा, आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा, पेरेंट्स आपकी घर की मेहनत दिखाई देगी, पेरेंट्स अपने आप कहेंगे सर बच्चा काम तो कर रहा है। लेकिन अब एक ड्रॉबैक और है कि सर फ़ोन लिए बैठा रहता है पूरा दिन। ऐसी मेहनत नहीं हो, ध्यान रखना, ठीक है ना।